नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी सुज्ञान में। जैसा कि लास्ट वीडियो तक हम मैपिंग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आ रहे थे, उसी श्रृंखला को आज मैं पुनः बढ़ाने की दिशा में आप सभी के समक्ष ये वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कांकेर और नारायणपुर जिले को देख लिया था और इसके बाद अगला जिला बीजापुर जो कि देखना बाकी था, उसे हम आज देखने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अंत तक के इस वीडियो से जुड़े रहें क्योंकि बीजापुर जिला लगातार पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जिला बना हुआ है और एक फेवरेट जिले की तरह बना हुआ है जहां से निरंतर प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का एक जिला जिसे हम किस नाम से जानेंगे, तो बीजापुर जिले के नाम से जानने वाले हैं। देखिए मैप तो आप सभी के सामने बना हुआ है। हम कौन सा जिला देखने वाले हैं, तो बीजापुर। तो सबसे पहले इस जिले के बारे में जो सबसे सामान्य जानकारी है वो हमें पता ही है, और वो जानकारी क्या है कि इस जिले का गठन कब हुआ, तो 2007 में हुआ। तो 2007 अर्थात राज्य बनने के पश्चात जो अगला विकेंद्रीकरण किया गया, जिलों की स्थापना की गई, उस क्रम में छत्तीसगढ़ में 2 नए जिलों की स्थापना हुई, जिसमें से एक जिला नारायणपुर बना और एक जिला बना बीजापुर। तो उसी क्रम में सन 2007 में एक नए जिले की स्थापना सृजन हुई जिसे हम बीजापुर जिले के नाम से जानेंगे। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो बीजापुर जिला है ये एक आकांक्षी जिला है, और आकांक्षी जिला क्या है ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि आकांक्षी जिले होते क्या है, आकांक्षी जिला बनाने के पीछे की क्राइटेरिया क्या है, इन सब चीजों पे चर्चा हो चुकी है। तो बीजापुर जिला जिसकी स्थापना सन 2007 में हुई, एक आकांक्षी जिला है। और नारायणपुर में हमने एक फैक्ट देखा था, एक तथ्य देखा था, और वो तथ्य ये था कि बीजापुर जिला नारायणपुर जिला वन संपदा के दृष्टिकोण से संपन्न था, है ना। वहां पे हमने ये देखा था कि वन क्षेत्रफल, इट मींस फॉरेस्ट एरिया, और वन घनत्व, दैट मीन्स फॉरेस्ट डेंसिटी, इन दोनों ही दृष्टिकोण से हमने पाया था कि नारायणपुर जिला नंबर 1 है। तो ये तथ्य तो हमें पता है। तो यहां पर भी सेम फैक्ट क्यों लिख रहे हैं सर, तो वो नंबर 1 है तो नंबर 2 भी तो कोई होगा ना। तो याद रखना है बीजापुर इन दोनों ही दृष्टिकोण से प्रदेश का दूसरा संपन्न जिला है। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा वन संपदा वाला जिला नारायणपुर है और दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे बीजापुर है। इसके पश्चात चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे कुछ चीजों को देखने वाले हैं ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से कौन सी नेशनल हाईवे गुजरती है ना। दूसरी बात कि इन नेशनल हाईवे में कौन कौन से स्थान, मुख्य स्थान पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो नेशनल हाईवे दिख रही है, इस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे नंबर 63। मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ इस प्रकार से फैला हुआ है लंबाई में, और इस प्रकार से इस 700 किलोमीटर की लंबाई को छत्तीसगढ़ को 3 नेशनल हाईवे भागों में बांटती है, जिसमें से ऊपर आएगा 43, बीच में आएगा 53 और नीचे आएगा 63। चूंकि अभी हम निचले हिस्से में हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा नेशनल हाईवे हमें देखने को मिल रहा है, तो इस नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63, नेशनल हाईवे नंबर 63। यहाँ पर जो सबसे पहला स्थान आएगा वो है भैरमगढ़। तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले इस नेशनल हाईवे में कौन सा स्थान आ रहा है, भैरमगढ़। भैरमगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा बीजापुर। क्या देखने को मिला, बीजापुर। तो सबसे पहले नेशनल हाईवे नंबर 63 में आएगा भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद बीजापुर, और बीजापुर से आगे बढ़ते हुए हम कहां पहुंच गए, तो पहुंच गए भोपालपट्टनम। तो भैरमगढ़, बीजापुर और भोपालपट्टनम। इसके अलावा यहां पे एक स्थान था जिसका नाम था भद्रकाली, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 163 में आ रहा था। तो इसको ध्यान रखिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो पहले देखा भैरमगढ़, फिर देखा बीजापुर, फिर देखा भोपालपट्टनम, और यहाँ पे देखिए भद्रकाली। यहाँ पे याद रखना है उसूर। क्या याद रखेंगे, उसूर, एक अलग से नाम याद रखेंगे उसूर। यहाँ पे एक और नाम याद रखना है जिसे हम गंगालूर के नाम से जानेंगे।
तो क्या याद रखिए, एक याद रखेंगे उसूर और एक याद रखेंगे गंगालूर। फिर यहां पर हमको एक और नाम याद रखना है जिसे हम कुटरू के नाम से जानेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने कुछ नाम देखे हैं और ये नाम क्या क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद है बीजापुर, बीजापुर के बाद है भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम के बाद इधर है उसूर, इधर है गंगालूर और इधर है कुटरू। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है हमें कि भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर, गंगालूर और कुटरू ये सारे के सारे इस जिले में तहसील। तो कौन कौन से नाम याद रखने हैं? पहला भैरमगढ़, दूसरा बीजापुर, तीसरा भोपालपट्टनम, चौथा उसूर, पांचवा गंगालूर और छठवा कुटरू। एक बार फिर से, भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर, गंगालूर और कुटरू ये सारे के सारे इस जिले में तहसील है। तो कौन कौन से तहसील? पहला भैरमगढ़, दूसरा बीजापुर, तीसरा भोपालपट्टनम, चौथा उसूर, पांचवा गंगालूर और छठवा कुटरू। तो इन 6 तहसीलों के नाम अपने को ध्यान में रखना है। इन 6 तहसीलों के अलावा यहां पर भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम और उसूर ये सारे के सारे विकास खंड है। तो कौन कौन से विकास खंड है? तो पहला है भैरमगढ़, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है भोपालपट्टनम और चौथा है उसूर। तो 4 विकास खंड और 6 तहसील वर्तमान में इस जिले में उपस्थित है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखने के पश्चात चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ तथ्यात्मक जानकारी जो कि बहुत महत्वपूर्ण जगहों से हैं, उन सब चीजों को हम देखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एक स्थान जिसका नाम है मिरतूर। कौन से स्थान के बारे में अपने को याद रखना है? मिरतूर। ये जो मिरतूर है एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इस जिले में, जहां से पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। और पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति के अनुसार ये एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर हमें मुख्य तौर पर देखो, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राचीन काल में अनेक राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया, लेकिन इनमें से अधिकांश मंदिर शिव जी के ही हमने को देखने को मिलेंगे। या तो छत्तीसगढ़ में देवी मंदिर देखने को मिलेंगे या छत्तीसगढ़ में शिव जी का मंदिर देखने को मिलेगा। बहुत रेयर है कि कहीं पर आपको विष्णु जी की प्रतिमा देखने को मिल जाए। उसी अपवाद स्वरूप इस मिरतुर को याद रखना है, जहां पर भगवान विष्णु की 12वीं-13वीं शताब्दी की मूर्ति प्राप्त हुई, वो भी विलक्षण मूर्ति है ना, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो मिलता है वैसी प्रकार की मूर्ति है। तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य में विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसको भी याद रखना है, ब्रह्मा जी की मूर्ति भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे और ब्रह्मा जी की मूर्ति को भी यहाँ पे स्थान आप देंगे। तो 12वीं शताब्दी की विलक्षण विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति कहां से हुई है? तो बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में कहां से हुई है? तो मिरतुर से हुई है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला स्थान चलते हैं भैरमगढ़, है ना। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, चलते हैं भैरमगढ़। तो भैरमगढ़ के बारे में हमें सबसे प्रमुख बात जो याद रखनी है वो ये है कि देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासतें हुई हैं। कितनी रियासतें हुई हैं? 14 रियासतें, जिसमें से एक रियासत हम देख चुके हैं जिसका नाम था कौन सा? कांकेर, जहां पे सोमवंशियों का शासन चलता था। इसके अतिरिक्त इस पूरे संभाग में एक और रियासत देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा बस्तर। और बस्तर के रियासत में एक वंश का बहुत लंबे समय तक शासन चला है जिसे हम काकती वंश के नाम से जानते हैं। तो उसी काकती वंश का शासन बस्तर रीजन में चलेगा और बस्तर रियासत में चलने के कारण चूंकि बीजापुर भी उसी क्षेत्र में आता था, तो यहां पर बीजापुर क्षेत्र में भी काकती वंश का शासन चल रहा होगा। तो काकती वंश के एक शासक हुए जिनका नाम था भैरमदेव। तो काकती वंश के शासक भैरमदेव ने अपने नाम पर एक शहर की स्थापना की और उसे किसका नाम दिया? तो स्वयं का नाम दिया। इसलिए इस शहर को हम भैरमदेव के नाम पे भैरमगढ़ के नाम से जानेंगे। तो भैरमदेव से बना भैरमगढ़। तो याद रखना है, भैरमदेव के नाम पर स्थापित शहर भैरमगढ़। इसके अलावा यहां पर एक मंदिर का निर्माण कार्य भी उनके ही द्वारा करवाया गया, जिसे किस नाम से जाना गया? भैरमदेव के मंदिर के नाम से जाना गया। मुख्य तौर पे जो भैरमदेव का मंदिर है ये एक शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? अपने को ध्यान में रखना है, शिव जी का मंदिर है। तो भैरमदेव ने अपने नाम पर एक
शहर की स्थापना करवाई और एक शिव जी के मंदिर की स्थापना कराई। इसको हमको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त इस भैरम देव के नाम पर ही यहां पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई। किसकी स्थापना की गई? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस अभ्यारण्य को हम किस नाम से जानेंगे? तो इस अभ्यारण्य को हम भैरमगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जानेंगे। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई। 1983 में छत्तीसगढ़ के आपके बीजापुर जिले में 2 नवीनतम अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक है भैरमगढ़ अभ्यारण्य और एक और अभ्यारण्य हमें यहाँ पे याद रखना है जिसे हम पामेड़ अभ्यारण्य के नाम से जानेंगे। इस पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना भी 1983 में ही की गई। तो इस जिले में 2 अभ्यारण्य, एक है भैरमगढ़ और एक है पामेड़। तो भैरमगढ़ के बारे में एक तथ्य और याद रखेंगे कि ये प्रदेश का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा कोई और है, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है ना। दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य भैरमगढ़ अभ्यारण्य। तो एक हो गया भैरमगढ़ अभ्यारण्य और एक हो गया पामेड़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य याद रखना है? पामेड़। ठीक, तो इस प्रकार हमने अभी इस जिले में 2 अभ्यारण्यों की बात की, एक भैरमगढ़ की और एक पामेड़ की। क्लियर है? चलिए अगले स्थान की तरफ बढ़ते हैं और अगले स्थान का नाम है बीजापुर, है ना। तो बीजापुर, जैसा कि हम सभी को पता है, इस जिले का जिला मुख्यालय होगा बीजापुर, है ना। ये जो स्थान है इसे हम जिला मुख्यालय के तौर पे देख रहे हैं, बीजापुर जिले का जिला मुख्यालय। इसके अलावा एक नवीनतम तथ्य, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमें यहाँ पे याद रखना है कि बीजापुर में चिकटराज देवता, क्या नाम याद रखेंगे? चिकटराज देवता, जो कि बीजापुर के आराध्य देव हैं। तो बीजापुर जिले के आराध्य देवता का क्या नाम है? तो चिकटराज नाम है। ये जो चिकटराज देवता है ये 6 से 7 फीट लंबे किसमें निवास करते हैं? बांस के फलकों में निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो 6 से 7 फीट बांस के लंबे फलकों में निवास करने वाले देवता का नाम क्या है? तो देवता का नाम है चिकटराज देवता। चलो, तो इतनी जानकारी हमें बीजापुर के बारे में याद रखना है कि बीजापुर जिला मुख्यालय है और एक देवता है चिकटराज देवता, जो कि बीजापुर जिले के आराध्य देव है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला स्थान है भोपालपट्टनम। देखिए, भोपालपट्टनम के बारे में सबसे प्रमुख जानकारी कुछ है क्या? तो बिल्कुल है, भोपालपट्टनम। ठीक, ध्यान आ रहा है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल ध्यान आ रहा है। तो भोपालपट्टनम छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी हिस्सा है क्या? हाँ सर, पढ़े तो थे ऐसा। तो भोपालपट्टनम छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? तो चलो एक बार कोऑर्डिनेट बताओ। तो कैसे याद किए थे अपन कोऑर्डिनेट्स को? तो नीचे 17, ऊपर 24, नीचे 17 ऊपर 24, इधर 80 और इधर 84, ऐसे याद किए थे क्या? 17, 24, 80, 84। इसके बाद हमने कहां पे डाला था? ऊपर 5 में 10 जोड़े थे 15, 15 में 10 जोड़े थे 25 और नीचे अलग से याद रखे थे 46। चूंकि छत्तीसगढ़ भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में है, इसलिए यहां पे उत्तरी अक्षांश आया था और यहां पर भी आया था उत्तरी अक्षांश। चूंकि छत्तीसगढ़ 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी हिस्से में है, इसलिए यहां पे पूर्वी देशांतर आया था क्या? और यहां पर भी पूर्वी देशांतर आया था, बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस हिस्से की, मतलब इसकी, अर्थात छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी हिस्सा जिसका कोऑर्डिनेट है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, वो कौन सा है? बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम तहसील। क्लियर? इसके बाद दूसरी बात ये है कि ये भोपालपट्टनम जो है ये इंद्रावती नदी के तट पर स्थित शहर है क्या? यहां से हमारी नदी आई थी ऐसे और भोपालपट्टनम के बाजू से ऐसे गई थी क्या?
तो बिल्कुल गई थी। तो भोपालपट्टनम पहली बात पश्चिमी हिस्सा, दूसरा इंद्रावती नदी के तट पर स्थित शहर। तीसरी बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो यहां पर एक संघर्ष हुआ था। भोपाल पट्टनम संघर्ष कब हुआ था? तो 1795 में हुआ था। प्रमुख व्यक्तित्व का नाम क्या था? तो कैप्टन J.T. ब्लंट। क्या याद रखेंगे? कैप्टन J.T. ब्लंट। ठीक, चलिए सबसे पहले इस घटना के बारे में हम कुछ जान लेते हैं ना। उससे पहले मैं यहां पे एक नदी बना दूं। ये है इंद्रावती नदी, है ना, हम सभी को तो पता ही है। ये कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी हम क्या देखने वाले हैं? तो अभी हम भोपालपट्टनम से जुड़ा हुआ एक तथ्य देखने वाले हैं, जो कि भोपालपट्टनम संघर्ष। देखिए संघर्ष क्या होता है? तो संघर्ष होता है जब हम लड़ते नहीं हैं लेकिन हम किसी चीज के लिए जूझते हैं। तो जूझना, जैसे हम पीएससी के लिए जूझ रहे हैं, वैसे ही अगर हम किसी लक्ष्य विशेष के लिए जूझते हुए नजर आए तो उसे संघर्ष कहते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये जो बीजापुर जिला है, इस बीजापुर जिले का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से एक नदी का प्रवाह होता है जिसे हम इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं। और जब हम ये पाते हैं कि इंद्रावती नदी पूरे के पूरे बस्तर जिले को अन्य बस्तर संभाग से अलग करती है, मतलब निचला हिस्सा अलग और ऊपरी हिस्सा अलग। तो 1795 का काल है। कब की बात कर रहे हैं हम? 1795। 1778 में कोटपाड़ की संधि हो चुकी है और कोटपाड़ की संधि के पश्चात बस्तर संभाग किसके अधीन आ चुका है? तो मराठाओं के अधीन आ चुका है। अब मराठाओं के अधीन तो आया है लेकिन अंग्रेजों के अधीन नहीं आया है। और मराठा हमारे जैसे ही दिखते थे, अर्थात उनका रंग भी भूरा था। लेकिन अंग्रेजों का रंग क्या था? अंग्रेजों को हम क्या बोलते हैं? गोरा। तो चमड़ी का अंतर था। तो मुख्य तौर पे बस्तर के लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी विदेशी यहां पर आए, और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था डर। आप ही याद करो कि यदि आप मुझे नहीं जानते हो और मैं आपके घर के दरवाजे में आकर के खटखटाऊं और बोलूं मुझे उस कमरे में जाना है जहां पे लॉकर रखा है, वहां पे बैठूंगा, तो आप मुझे जाने दोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपके मन में एक भय का वातावरण है कि मैं आपके साथ कोई भी अप्रिय स्थिति को अंजाम दे सकता हूं। हो सकता है चाकू पकड़ करके आपके गले को रेत दूं, या और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उसी प्रकार का भय था कि अंग्रेज आएंगे तो अपने साथ कुछ बुरी आदतें लाएंगे, कुछ कुरीतियां लाएंगे, हमारे लोगों के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को बस्तर में प्रवेश नहीं देना चाहते थे। लेकिन इसी क्रम में एक व्यक्ति जो इधर कांकेर होता हुआ कहां पहुंचा? भोपालपट्टनम पहुंचा। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन J.T. ब्लंट। किस नाम से जानेंगे उन्हें हम? कैप्टन J.T. ब्लंट। तो कैप्टन J.T. ब्लंट कांकेर के रास्ते कहां पहुंचा? भोपालपट्टनम पहुंचा। और भोपालपट्टनम पहुंचने के बाद वो आगे बढ़ना चाह रहा था और इंद्रावती नदी को पार करके बस्तर में प्रवेश करना चाहता था। मुख्य तौर पे उसके उद्देश्य राजनीतिक थे। वो यहां आकर के समस्त चीजों को समझना चाहता था और यहां पर आकर के एक प्रकार की रेकी करके समस्त चीजों को समझ करके यहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझ करके वापस अंग्रेजों के पास जाता और इस क्षेत्र को अपने अधीन बनाने की दिशा में कदम बढ़वाना चाहता था। ठीक, लेकिन हुआ क्या? यहां पर जैसे ही वो इंद्रावती नदी को पार करने की कोशिश किया, यहां पर जो स्थानीय आदिवासी थे वो आए और आकर के बोले नहीं 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 नहीं, रुक जा। तो ये बोला क्यों? तो बोले नहीं, तेरे को हम इधर नहीं आने देंगे। तो ये बोला नहीं, मैं तो आना चाहता हूं। बोले क्या करेगा आके? तो बोला मैं सुना हूं कि यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है और बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थान है, तो मैं यहां आकर के इस क्षेत्र को देखना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे कितनी खूबसूरती है, यहाँ के प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य से मैं परिचित होना चाहता हूं। इस प्रकार की बात कही, जबकि लोग जानते थे और वो स्वयं जानता था कि उसका उद्देश्य राजनीतिक था। तो उन्होंने बोला नो मीन्स नो, नहीं बढ़ने देंगे मतलब नहीं बढ़ने देंगे। तो इस बीच उसने दुभाषिया बुलाया। चूंकि ये दोनों अपनी भाषा, ये इधर
आदिवासी हल्बी गोड़ी भाषा का प्रयोग कर रहे थे और उधर वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ रहे थे। फिर बाद में उसने दुभाषिया बुलाया और दुभाषिया बुला करके उसने बहुत प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से आदिवासी उन्हें अंदर प्रवेश करने दे दे, लेकिन इन लोग बोले नहीं घुसने देंगे, मतलब नहीं घुसने देंगे। अब उसने बल का प्रयोग करके अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया और जैसे ही वो आगे बढ़ता, इधर से आदिवासी अपने तीर भाले का प्रयोग करके उसको कुचक कुचक के धुर धुर बोल करके पीछे कर देते। फिर वो आगे आता, फिर इन लोग कुचक देते थे और उसे पीछे कर देते थे। तो इस प्रकार वो बस्तर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा और आदिवासी उसे प्रवेश न करने देने के लिए अपने बल का प्रयोग करने लगे। तो इस बीच इन लोगों के बीच एक संघर्ष सा माहौल बना और ये लोग जूझने लगे, एक प्रवेश करने के लिए जूझने लगा और एक उस प्रवेश को रोकने के लिए जूझने लगे। इसी घटना को हम भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें कैप्टन ब्लंट कभी भी बस्तर प्रवेश उस काल में नहीं कर पाया और आदिवासियों के सामने उसने हार माना और हार मान करके थक हार करके वो बेचारा उसी रास्ते से वापस लौट गया और उसी रास्ते से वापस लौट करके चला गया। कहां गया? रतनपुर गया। तो इसी घटना को भारतीय इतिहास में और छत्तीसगढ़ के इतिहास में भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यदि एक लाइन में इस घटना को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे कि कैप्टन ब्लंट के बस्तर आगमन के विरोध में एक संघर्ष हुआ जिसे हम भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? भोपालपट्टनम संघर्ष। कब हुआ? 1795 में। किसे रोकने के लिए? कैप्टन जेएफटी ब्लंट को रोकने के लिए। कहां पे हुआ? भोपालपट्टनम में हुआ। कौन सी नदी के तट पर हुआ? तो इंद्रावती नदी के तट पर हुआ। क्लियर है? बढ़े थोड़ा सा आगे। चलिए, ये हो गया भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम के बाद अगला स्थान हम चलते हैं भद्रकाली। भद्रकाली में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख रहे हैं यहां से इंद्रावती नदी आ रही है और हमें पता है कि यहां से एक नदी और आ रही थी जिसे हम गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी आई? गोदावरी। तो मुख्य तौर पे ये दो नदियों का संगम स्थल है क्या? तो बिल्कुल है। कौन कौन सी नदी? इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम स्थल। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी, इन दोनों नदियों का संगम स्थल है। जहां पे कौन सी माता का मंदिर है? तो भद्रकालीन माता का मंदिर है। कौन सी माता? भद्रकालीन माता। जहां पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। कौन से दिन मेला लगेगा? तो बसंत पंचमी के दिन यहां पे मेले का आयोजन होता है। यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है गुट्टा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी का? गुट्टा पहाड़ी का नाम याद रखना है। जहां पे कालिका देवी मंदिर है। कौन सी मंदिर का नाम भी याद रखना है? कालिका देवी मंदिर। तो इतने तथ्य हमें कहां पे याद रखने हैं? भद्रकाली में। तो एक तथ्य याद रखना है कि ये इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम स्थल है जहां पे भद्रकाली माता का मंदिर है। बसंत पंचमी में मेला लगता है। यहां पर ही एक पहाड़ी का नाम याद रखना है जिसका नाम है गुट्टा पहाड़ी और जहां पे कालिका देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का मंदिर है? कालिका देवी का मंदिर। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद आगे और देखते हैं कुछ चीजों को, है ना। सबसे पहले हम यहां पे ये देखते हैं, ये ठीक, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया ये इस जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या याद रखेंगे? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1978 में हुई। कब होगी? 1978 में। ठीक, 1978 में स्थापित इस राष्ट्रीय उद्यान को सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। क्या मिलेगा? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा। इसके एक वर्ष पश्चात सन 1983 में इसे क्या बना दिया जाएगा? तो इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया जाएगा और सन 2009 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है ये हम आगे चल करके फॉरेस्ट अर्थात वन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी याद रखिए कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि
इस क्षेत्र से बहने वाली एक नदी जिसे हम इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं के नाम पर स्थापित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 तथा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में प्राप्त हुआ। 1983 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करने के पश्चात यहाँ पर बाघों के संरक्षण के बहुत सारे प्रयास किए गए और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। अब इसी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक कुटरू नामक स्थान है जो कि एक तहसील भी बना दिया गया। इस कुटरू में गेम सेंचुरी जो कि खतरनाक जानवरों के संरक्षण के लिए बनाई गई एक सेंचुरी। तो याद रखना है कुटरू गेम सेंचुरी। क्या याद रखने वाले हैं? कुटरू गेम सेंचुरी। तो अभी के लिए इतनी जानकारी हम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद इस जिले में एक पहाड़ी याद रखना है जिसका नाम है अलबक्का की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अलबक्का, जिसे हम अलबामा की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो या तो अलबक्का की पहाड़ी और अलबामा की पहाड़ी याद रखिए। तो एक पहाड़ी याद रखना, बीजापुर जिले के दक्षिणी हिस्से में उसूर क्षेत्र में एक पहाड़ी स्थित है जिसे हम अलबक्का की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ गुफाएं हैं, उन गुफाओं का नाम अपने को याद रखना है। पहला सकल नारायण गुफा, दूसरा तुलार गुफा, सकल नारायण गुफा, तुलार गुफा, ठीक है, लंकापल्ली, आवापल्ली और नाडापल्ली। क्या क्या याद रखेंगे? लंकापल्ली, नाडापल्ली, आवापल्ली। ठीक, तो सकल नारायण गुफा है, तुलार गुफा है, लंकापल्ली, आवापल्ली, नाडापल्ली गुफा है। तो इन सारे गुफाओं को अपने को ध्यान में रखना है। कुछ जलप्रपात याद रखने हैं यहाँ पे, जिसमें बीजापुर में पहला जलप्रपात याद रखेंगे बोंगतुंग। कौन सा जलप्रपात याद रखेंगे? बोंगतुंग। दूसरा याद रखेंगे नंबी, तीसरा याद रखेंगे नीलम सराई। बीजापुर, बोंगतुंग, नंबी, नीलम सराई। और कौन सा जलप्रपात याद रखेंगे? तो यहां पे याद रखेंगे लंकापल्ली जलप्रपात। तो इतने सारे जलप्रपात अपने को याद में रखने हैं। बोंगतुंग, नंबी, नीलम सराई और लंकापल्ली। फिर से बोंगतुंग, नंबी, नीलम सराई और लंकापल्ली जलप्रपात। तो ये हो गया जलप्रपात। अब कुछ खनिज क्षेत्रों को अपने को ध्यान में रखना है, जिसमें से पहला हो गया भोपालपट्टनम, दूसरा याद रखेंगे धांगल, तीसरा हो गया चिकुदापल्ली। ठीक है, क्या क्या हो गया? पहला भोपालपट्टनम, दूसरा हो गया धांगल, तीसरा हो गया चिकुदापल्ली, फिर हो गया कुचनूर, फिर हो गया उल्लूर और फिर हो गया दाम्पिया। तो क्या क्या नाम याद रखेंगे? भोपालपट्टनम, धांगल, चिकुदापल्ली, कुचनूर, उल्लूर, दाम्पिया। ठीक, फिर से भोपालपट्टनम, धांगल, चिकुदापल्ली, कुचनूर, उल्लूर, दाम्पिया। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहां से हमें एक खनिज मिलेगा जिसे हम गार्नेट के नाम से जानेंगे। क्या मिल रहा है? गार्नेट। ठीक, इसके अलावा ये जो कुचनूर है, कुचनूर से भी वही मिलेगा जो हमें कहां से मिला था? मिलेगा सुकमा जिले से मिलने वाला है आगे, और उस चीज का नाम है कोरंडम। ठीक, इसके बाद जो अगला स्थान हमें देखना है वो है कुचनूर। तो कुचनूर से एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज मिलेगा जिसे हम कोरंडम के नाम से जानते हैं। तो भोपालपट्टनम, धांगल, चिकुदापल्ली, कुचनूर, उल्लूर और दाम्पिया से मिलेगा गार्नेट, जबकि कुचनूर से एक और खनिज की प्राप्ति होगी जिसे हम कोरंडम के नाम से जानेंगे। इसके अतिरिक्त ठीक 3 नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। पहला नाम मोडेनार, दूसरा नाम इट्टेपाल, मोडेनार, इट्टेपाल और गिलगीचा। क्या नाम याद रखेंगे? मोडेनार, इट्टेपाल, गिलगीचा। फिर से मोडेनार, इट्टेपाल और गिलगीचा। इन तीनों ही जगह से तांबा मिलता है, अर्थात ताम्र अयस्क मिलेगा। क्या मिलने वाला है? ताम्र अयस्क मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आज का ये जिला कंप्लीट हुआ जिसे हम बीजापुर जिले के नाम से जानते हैं।
बीजापुर जिले से संबंधित समस्त परीक्षा उपयोगी जानकारी मैंने आप सभी के सामने रखी है और प्रयास रहा कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। आप सभी को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं कि 1 नवंबर से, आगामी 1 नवंबर 2022 से सीजीपीएससी सुज्ञान के द्वारा एक फ्री टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 49 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस बस रखा गया है, जिसके तहत सीजीपीएससी 2022 अर्थात 2023 के फरवरी में होने वाले सीजीपीएससी 2022 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए 15 फ्री टेस्ट कंडक्ट किए जाने वाले हैं, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अतिरिक्त आप हमारा ऐप सुज्ञान पीएससी एकेडमी का जो ऐप है उसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डाउनलोड करने के पश्चात वहां पे जाकर के भी उसका सिलेबस देख सकते हैं। तो आप आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप बड़ी संख्या में उस टेस्ट सीरीज में शामिल होकर के अपने तैयारी को मजबूत करने का काम भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।